गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर सेशन 2023-24 का होने वाला प्रैक्टिकल वाइवा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रोसीजर में पूछे जाते हैं। प्रोसीजर में तो पूरा आपको प्रोसीजर लिखना होता है और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वाइवा में डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है उस प्रोसीजर से। तो वही एमसीक्यू 20 एमसीक्यू हर एक प्रोसीजर के टॉपिक पे लाया गया है। यहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक प्रोसीजर्स पे एमसीक्यू दिया गया, तो वहाँ पे आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है प्रैक्टिकल 20 तारीख से। सारे कॉलेज का अलग अलग डेट है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से पता करते रहिएगा कि कब है आपका प्रैक्टिकल, क्योंकि सारे कॉलेज का अलग अलग डेट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लेबोरेटरी में हेमोग्लोबिन जांच के लिए सबसे आम और पुरानी विधि कौन सी है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में आंसर करते जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो और आपने वो छोड़ दिया हो, तो पछताने से अच्छा है कि आप सारे क्वेश्चन को देखो, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है शाइली विधि, बी में है साइन मेथोग्लोबिन विधि, सी में विशिष्ट गुरुत्व विधि, डी में है टालक्विस्ट विधि। तो लेबोरेटरी में हेमोग्लोबिन जांच के लिए सबसे आम और पुरानी विधि की बात करें तो वो होता है शाहली विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि एएनएम प्रैक्टिकल और ग्रामीण क्षेत्रों में शाहली विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो होती है ना सबसे सस्ती और आसान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहली विधि में रक्त को किस एसिड के साथ मिलाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 0.1 NaCl, बी में दिया गया है 1 NH2SO4, सी में है सांद्र HNO3, डी में है आसुत जल। तो शाहली विधि में जो है शाहली विधि में रक्त को 0.1 NaCl एसिड के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। यानी कि 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ब्लड को 0.1 NaCl के साथ मिलाने पर हीमोग्लोबिन एसिड हीमेटिन में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हीमोग्लोबिन HCl के साथ क्रिया करके कौन से भूरे रंग का कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड को यौगिक भी बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, बी में है एसिड हीमेटिन, सी में है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, डी में है मेथोमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को जब HCl के साथ क्रिया करवाया जाता है तो उस टाइम एसिड हीमेटिन बनता है, ठीक है, जो भूरे रंग का यौगिक होता है। जो कौन से रंग का यौगिक होता है? भूरे रंग का यौगिक होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिड हीमेटिन। हीमोग्लोबिन को जब HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो एसिड हीमेटिन नामक भूरे रंग का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि शाहली विधि का मुख्य सिद्धांत यही है कि रक्त और एसिड मिलकर के भूरे रंग का एसिड हीमेटिन बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहली हीमोग्लोबिनोमीटर के कंपैरेटर बॉक्स में किस रंग के ग्लास स्टैंडर्ड लगे होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है लाल, बी में है नीला, सी में है भूरा, डी में है पीला। तो जब शाहली हीमोग्लोबिनोमीटर के कंपैरेटर बॉक्स में जो है ना वो भूरा रंग का ग्लास स्टैंडर्ड लगे होते हैं। किस रंग के ग्लास स्टैंडर्ड लगे होते हैं? तो भूरा रंग का ग्लास स्टैंडर्ड लगा होता है। ये क्वेश्चन सब हो सकता है आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। कोई स्टूडेंट्स जो अच्छे से पढ़े होंगे सिलेबस को उनको तो पता होगा, जो अच्छे से सिलेबस को नहीं पढ़ पाए होंगे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर एग्जामिनर्स आपको पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन तो आप तुरंत रिप्लाई कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है
एक्सप्लेनेशन में कि एसिड हिमेटिन का रंग जो है भूरा होता है, इसलिए टेस्ट के रंग को मिलाने के लिए बॉक्स में भूरे रंग के ही कांच लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहली पिपेट में किस निशान तक रक्त लिया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 10 CUMM, बी में है 20 CUMM, सी में है 50 CUMM, डी में है 100 CUMM। तो साहली पिपेट में जो है ना 20 CUMM में 20 CUMM तक रक्त लिया जाता है। किस निशान तक? तो 20 CUMM तक जो निशान होता है वहाँ तक रक्त लिया जाता है, यानी कि ब्लड लिया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए पिपेट में सटीक 20 CUMM रक्त का सैंपल खींचा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए पिपेट में कितने निशान तक का रक्त का सैंपल खींचा जाता है? तो 20 CUMM तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट शुरू करते समय शाहली ट्यूब में 0.1 NaCl किस निशान तक डाला जाता है? ऑप्शन ए में है 2 ग्राम % या पीले निशान 2 तक, बी में है 10 ग्राम % निशान तक, सी में आधी ट्यूब तक, डी में है किसी भी निशान तक। तो टेस्ट शुरू करते समय शाहली ट्यूब में 0.1 NaCl जो है 2 ग्राम % या पीले निशान जहाँ पर 2 लिखा होता है वहाँ तक डाला जाता है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि टेस्ट की शुरुआत में ही ट्यूब में सबसे नीचे दिए गए 2 ग्राम % के निशान तक ही एसिड भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त और HCl को मिलाने के बाद उसे कितने समय तक कमरे के तापमान पर छोड़ देना चाहिए? ऑप्शन ए में है 10 सेकेंड, बी में है 1 मिनट, सी में है 10 मिनट, डी में है 1 घंटा। तो ब्लड और HCl को मिलाने के बाद उसे कम से कम 10 मिनट तक कमरे के तापमान पर छोड़ देना चाहिए। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। कब? जब रक्त और HCl को मिला दिया जाता है तब 10 मिनट तक कमरे के तापमान पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। हीमोग्लोबिन को पूरी तरीके से एसिड हिमेटिन में बदलने के लिए कम से कम 10 मिनट तक का समय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग का मिलान करने के लिए शाहली ट्यूब में बूंद बूंद करके क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए में है 0.1 NaCl, बी में है आसुत जल, सी में है स्प्रीट, डी में है नॉर्मल सलाइन। तो कलर मैच यानी कि रंग का मिलान करने के लिए शाहली ट्यूब में जो ड्रॉप यानी कि बूंद कर के जो मिलाया जाता है ना वो होता है आसुत जल, जिसको डिस्टिल्ड वाटर भी आप लोग सुने होंगे। डिस्टिल्ड वाटर उसी को आसुत जल कहा जाता है। तो कलर मैच करने के लिए शाहली ट्यूब में बूंद बूंद करके क्या मिलाया जाता है? तो डिस्टिल्ड वाटर को मिलाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि एसिड हिमेटिन के गहरे रंग को हल्का करके स्टैंडर्ड ग्लास से मिलाने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? ये तो आप लोग को पता होना ही चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 8 से 10 ग्राम, बी में है 12 से 15 ग्राम, सी में है 14 से 18 ग्राम, डी में है 5 से 8 ग्राम। तो एक स्वस्थ वयस्क महिला में यानी कि एडल्ट फीमेल में नॉर्मल हेमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है ना वह 12 से 15 ग्राम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर क्या है? अभी हमने देखा कि एक स्वस्थ वयस्क महिला का जो कि 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, वही अब एक स्वस्थ वयस्क पुरुष का पूछ रहा है एडल्ट मेल का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर क्या होता है। तो आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 10 से 12 ग्राम पर DL, बी में है 11 से 13 ग्राम पर DL, सी में है 13.5 से 17.5 ग्राम पर DL, डी में 18 से 22 ग्राम पर DL। तो एक एडल्ट मेल का सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है ना वो होता है
13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। पुरुष में जो होता है ना, मसल्स और हार्मोन्स के कारण हीमोग्लोबिन का स्तर महिलाओं से थोड़ा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला में किस स्तर से कम हीमोग्लोबिन होने पर उसे एनीमिया माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 11 ग्राम पर डीएल से कम, बी में है 13 ग्राम पर डीएल से कम, सी में है 14 ग्राम पर डीएल से कम, डी में है 12 ग्राम पर डीएल से कम। तो क्या कब माना जाएगा एनीमिया महिला को? तो गर्भवती महिला में कितना स्तर से कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन होने पर उसे एनीमिया माना जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब एक गर्भवती महिला में 11 ग्राम पर डीएल से कम हीमोग्लोबिन होगा तो उसे एनीमिया माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया गया है कि WHO के दिशा निर्देश के अनुसार गर्भवती महिला में हेमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डीएल से कम होने पर उसे रक्ताल्पता, जिसको इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी मरीज का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डीएल से कम है तो वह किस श्रेणी के एनीमिया में आएगा। ऑप्शन ए में है हल्का एनीमिया, बी में है मध्यम एनीमिया, सी में है गंभीर एनीमिया, डी में है सामान्य। तो यदि किसी मरीज का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डीएल से कम है तो बताइए वह किस श्रेणी के एनीमिया में आएगा। तो वह जो है गंभीर एनीमिया के श्रेणी में आएगा, सीवियर एनीमिया में आएगा, जिसका 7 ग्राम पर डीएल से कम है। तो आप लोग भी चेक करवा लीजिएगा। अगर आप लोग का 7 ग्राम पर डीएल होगा या उससे कम होगा तो समझ जाइएगा एकदम गंभीर बीमारियां से ग्रसित है। अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आपका कम से कम 12 से 13 ग्राम होना ही चाहिए हेमोग्लोबिन, ताकि आप एक अच्छे स्वस्थ महिला बन सकें। और पुरुष हैं, बॉयज़ हैं, एडल्ट हैं तो आपको कम से कम 14 से 15 ग्राम होना ही चाहिए, ठीक है, जिससे पता चल सके कि आपका हेल्थ सही है। यहाँ पे दिया गया है कि 7 ग्राम पर डीएल से कम हेमोग्लोबिन होना गंभीर एनीमिया कहलाता है, जिसे तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन टेस्ट में ट्यूब की रीडिंग लेते समय लिक्विड की सतह को कैसे देखा जाता है। ऑप्शन ए में है ऊपरी सतह, बी में है निचली सतह, सी में है किसी भी तरह से, डी में है साइड से। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट में ट्यूब की रीडिंग लेते समय लिक्विड की सतह को निचली सतह से देखा जाता है। कहाँ से देखा जाता है? निचली सतह से देखा जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि साफ और पतले तरल पदार्थों में हमेशा निचली अर्धचंद्राकार सतह के सामने वाली रीडिंग नोट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली से खून निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है फिंगर प्रिक के लिए। ऑप्शन ए में सर्जिकल ब्लेड, बी में स्टेराइल लेसेंट, सी में है सिलाई वाली सुई, डी में है सिरिंज की सुई। तो आप लोग कभी फिंगर से प्रिक करवाए हैं जब हेमोग्लोबिन टेस्ट के लिए गए हैं या कोई भी टेस्ट के लिए जिसमें ब्लड निकाला जाता है, तो आप लोग अगर फिंगर प्रिक करवाए होंगे तो आपको पता होगा कि किस मशीन का उस टाइम उपयोग किया था, कौन सा उपकरण का यूज उस टाइम किया था। ऑप्शन ए में सर्जिकल ब्लेड दिया गया है, बी में स्टेराइल लेसेंट है, सी में सिलाई वाली मशीन है, डी में सिरिंज की सुई है। तो आप लोग वहाँ देखे होंगे कि स्टेराइल लेसेंट का यूज किया जाता है, जिससे आपकी फिंगर से ब्लड निकाला जाता है। फिंगर में प्रिक किया जाता है, उसके बाद उससे ब्लड निकाला जाता है, उसको बोलते हैं स्टेराइल लेसेंट, ठीक है। सिलाई वाली मशीन से थोड़ी ना प्रिक किया जाता है, स्टेराइल लेसेंट से प्रिक किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचाव और सुरक्षित प्रिक के लिए हमेशा डिस्पोजल और कीटाणु रहित लेसेंट का ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली को प्रिक करने से पहले उसे साफ करने के लिए किस एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल, बी में है सैवलॉन, सी में है बीटाडाइन, डी में है सादा पानी। तो उंगली जब आप लोग हेमोग्लोबिन चेक करवाने जाते होंगे तो उस टाइम प्रिक करने से पहले उसको साफ़ किया जाता है। तो वो जो साफ़ किया जाता है तो उस एंटीसेप्टिक कौन सा एंटीसेप्टिक का यूज होता है उस टाइम, तो उस टाइम जो है 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जिसको एस्प्रिट बोलते हैं, वही एस्प्रिट से ये साफ़ किया जाता है पहले फिंगर को, उसके बाद उसमें प्रिक किया जाता है ब्लड निकालने के लिए।
त्वचा यानी कि स्किन को कीटाणुओं को मारने और जल्दी सूखने के लिए 70% अल्कोहल या सर्जिकल स्पिरिट सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। उंगली प्रिक करने के बाद खून की पहले बूंद का क्या करना चाहिए बताइए। फर्स्ट ड्रॉप जब निकलता है उंगली को प्रिक करने के बाद तो उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में है पिपेट में भर लेना चाहिए, बी में है रुई में पोंछ देना चाहिए, सी में सीधे ट्यूब में डालना चाहिए, डी में है उस पर स्प्रिट लगाना चाहिए। तो जो आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे हॉस्पिटल में तो वो ज़रूर बताइएगा कि आप फर्स्ट ड्रॉप का क्या करते थे। और जो हेमोग्लोबिन चेकअप करवाने गए हैं, ब्लड निकलवाने गए हैं, तो वो बताइएगा अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे तो फर्स्ट ड्रॉप क्या किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, उंगली प्रिक करने के बाद खून का जो फर्स्ट ड्रॉप होता है ना, उसको रुई से पोंछ देना चाहिए, कॉटन से पोंछ देना चाहिए, उसका यूज नहीं होता है फर्स्ट ड्रॉप का। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि पहली बूंद में त्वचा उत्तक का द्रव यानी कि टिश्यू फ्लूइड मिला हो सकता है, जिससे रीडिंग गलत आ सकती है, इसीलिए उसे पोंछ करके फिर जो दूसरा ड्रॉप आता है ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए में संक्रमण से लड़ना, बी में है रक्त का थक्का जमाना, सी में ऑक्सीजन का परिवहन करना, डी में ग्लूकोज बनाना। तो हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में जो मेन फंक्शन होता है ना वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है कि हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के सभी अंग और कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहली विधि का सबसे बड़ा नुकसान या कमी क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए में है बहुत महंगी होती है, बी में है इसमें दृष्टि त्रुटि की संभावना होती है, विजुअल एरर की, सी में है इसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है, डी में इसमें बहुत अधिक रक्त की आवश्यकता होती है। तो साहली विधि का सबसे बड़ा नुकसान और कमी की बात करें तो वो होता है कि इसमें विजुअल एरर की संभावना होती है, दृष्टि त्रुटि की संभावना होती है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अलग अलग व्यक्ति की आंखों से रंग देखने की क्षमता जो है अलग अलग हो सकती है, जिससे रंग मिलाते समय मानवीय चूक यानी कि ह्यूमन एरर हो सकती है। नेक्स्ट है कि साहली ट्यूब में एक तरफ ग्राम की रीडिंग होती है, दूसरी तरफ क्या पैमाना होता है। ऑप्शन ए में है प्रतिशत, बी में है फेम्टोलीटर, सी में है मिलीग्राम, डी में है मिलीमोल। तो साहली ट्यूब में एक तरफ तो ग्राम की रीडिंग होती है और दूसरी तरफ होती है प्रतिशत की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि साहली की ट्यूब पर दो प्रकार के स्केल छपे होते हैं, एक तरफ हीमोग्लोबिन ग्राम में तो दूसरी तरफ प्रतिशत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है परनीसियस एनीमिया, बी में दिया गया है हेमालिटिक एनीमिया, सी में है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और डी में है एप्लास्टिक एनीमिया। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया हो जाता है। तो हमारे बॉडी में जब आयरन की लोहा की कमी हो जाएगी तो उस टाइम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए अभी 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। ऐसा बात नहीं है कि आपका कम मार्क्स आएगा तो आपका वो हो जाएगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं पढ़े हैं तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा। आप लिख करके क्वेश्चन के आंसर को लिख करके याद करिए, मेहनत करिए, मेहनत से सारे चीज़ पॉसिबल होते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ताकि आपके भी दोस्त जो होंगे ANM का पढ़ाई कर रहे होंगे उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है।